अस्सलामुअलैकुम। पयाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाँचवा रमज़ान यानी पाँचवा रोज़ा आप सबको बहुत मुबारक हो। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महाविश निसार। और जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने डेली प्रोग्राम में कोई एक ख़ास मौजू लेकर चलते हैं जिस पर हम आपके जो जहन में मौजूद सवाल हैं, जो आम पब्लिक के सवालात हैं और हम किन कन्फ्यूजन्स का शिकार होते हैं दीनी मसाइल पर, दुनियावी मसाइल पर, तो इन टॉपिक्स को हम डेली अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और हमारे साथ मजहबी स्कॉलर, राइटर, ब्यूरोक्रेट राय मंजूर नासिर साहब होते हैं मौजूद, और उनसे हम उन सवालों के जवाब लेते हैं। तो आज का टॉपिक है जनाब, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये क्या है, इसकी क्या अहमियत है, हमारे कौन से ऐसे अमाल हैं जो मारूफ हैं और कौन से ऐसे अमाल हैं जो गैर मारूफ हैं, जिनकी ममानियत है, इन पर बात करेंगे। बाकायदा तौर पर ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। कारी मोहम्मद मुदस्सिर साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि वो तिलावत कलाम पाक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ذُرِّيَّتِي रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना व तक़ब्बल दुआई। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल
الحساب آمنت بالله صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत क़िरात आपने पेश की। तो जनाब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कारी मोहम्मद मुदस्सिर साहब का कि इतना खूबसूरत उन्होंने कलाम इलाही पेश किया हमारे सामने और इतनी अच्छी क़िरात उन्होंने की। तो जनाब हम किचन में भी जाएंगे। महविश सितारा हमारे साथ मौजूद होंगी साबरोसो के किचन में और देखते हैं कि आज क्या मेन्यू होगा। इस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। तो जनाब हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी जाने बढ़ते हैं। राय मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। काफ़ी राय साहब ये एक लंबा और थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, आम बंदा तो इसको बोल भी नहीं पाता। पहले तो आप मुझे थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर दें कि ये है क्या। आम तौर पे तो ये समझ में आता है कि वो अमाल जो मारूफ़ हैं अल्लाह के नज़दीक और वो अमाल जो करने से हमें मना किया गया है, तो वो मोटी मोटी बहुत सी चीज़ें तो पता है कि ये नहीं करना चाहिए, झूठ ना बोलें और रिश्वत ना लें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक तलफ़ी ना करें और नमाज़ पढ़ें, ये अच्छे काम है, रोज़ा रखें, ये अच्छे काम है, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस तरह से है कि ये कुरान पाक में हुक्म हमें दिया गया कि अम्र बिल मारूफ़, हम कहते हैं ना अल्लाह ताला का अम्र है, यानी हुक्म है कि मारूफ़ को आपने सिर्फ नेकी जो है ना वो खुद नहीं अकेले करनी। ठीक है ना, इस्लाम पूरे को अगर आप लेते हैं अकायद के बाद तो वो डूज डोंट्स हैं ना, जो आपने जैसे कुछ कहा कि कुछ काम हमने करने हैं, डू, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात अदा करें, हज करें, एक दूसरे का ख्याल करें, पड़ोसी का ख्याल करें। कुछ हैं डोंट्स, झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करनी, शराब नहीं पीना, हराम की कमाई नहीं खानी, तो ये डूज डोंट्स हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है, नंबर एक तो आपने खुद जो है ना नेकी करनी है और बुरे काम नहीं करने, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वाला कि अगर कोई बंदा खुद ये कर ले कि मैं सारी नेकियां करूं और बुराइयों से बाज रहूं, लेकिन दूसरों को ये ना करे, इसकी वाज नसीहत जो तलकीन है, तो उसके लिए ठिकाना जो है ना वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कुरान हदीस से साबित है, बहुत सारी इसमें मिसालें दी गई हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अमर बिल मारूफ का मतलब ये हो गया कि लोगों को नेकी का हुक्म देना, नही अनिल मुनकर के बुरे काम से रोकना, ये तो हो गया इसका माना। और ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ना, एक वो बस्ती का वाक़या इसराइलियात में आता है कि वो अल्लाह ताला ने कहा कि बस्ती उलट दें कि वहाँ पे बड़ा गुनाह हो रहे थे, तो फरिश्ते ने कहा जी कि वहाँ तो एक बहुत ही नेक आदमी है, वो तो कोई तहज्जुद गुजार से भी अगला काम है और हर वक्त आपकी इबादत में, तो अल्लाह ने कहा नहीं, बस्ती उसी के सर पे उल्टे। ये इसलिए कहा गया कि अगर ये बीच में से आप चीज़ निकाल दें तो फिर आप इंडिविजुअल लेवल पे आ गए, और इंडिविजुअल लेवल पे कोई मुआशरा तामीर नहीं हो सकता। देखें ना, ये इंडिविजुअल है, फिर फैमिली है, उसके आगे एक एक्सटेंडेड फैमिली है, और फिर मुआशरा है, और फिर मुल्क है, और फिर मुसलमान उम्मत बनती है। तो अगर ये इनफरादी सतह पे आ गई तो वो जो इज्तमाइयत का कॉन्सेप्ट है, देखें ना, जुमा जो हम पढ़ते हैं, नमाज ईदैन है, बाकी नमाजें जमात से पढ़ने का हुक्म है, पड़ोसियों के वो करने का हुक्म है, इयादत का हुक्म है, तो इस्लाम तो ये चाहता है कि मुआशरा से जुड़े, एग्जाम्पल सेट हो। एग्जाम्पल, तो ये फ़र्ज़ है, ये लाजमी है कि हर सूरत में आप नेकियों का हुक्म देंगे, मारूफ जिसे कहा गया, और बुराई से आप रोकेंगे। तो इस तरह तो फिर राय साहब बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोगों को खुद भी कोशिश करते हैं कि उन्हें फॉलो करें, लोगों को कहते भी हैं, लेकिन फिर इख्तलाफ राय भी सामने आ जाता है, फिर मसालिक का फ़र्क आ जाता है, फ़िरके आ जाते हैं, फिर इसमें बंदा कैसे सरवाइव करे? अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें कोई इख्तलाफ राय नहीं है। अच्छा, यानी सिरे से नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मसलन एक है कि अब डोंट्स वाली लिस्ट पे आते हैं कि झूठ नहीं बोलना। ठीक है, आप मुझे बताएं कौन सा फिरका कहता है, ये फिरका कहता है कि झूठ थोड़ा थोड़ा बोल लिया करें या बोलने से फलां टाइम पे बड़ा सवाब होता है, गीबत नहीं करनी। कोई बताएं कोई फिरका कहता हो कि ये कर लिया करें। ये जो डूज डोंट्स की लिस्ट है ना, इसके अंदर एज सच कोई इख्तलाफ नहीं है। ये ऐसे ही इस्लाम को डिफेंसिव लाइन पे लाने के लिए लोगों ने कहा। आप देखें ना, मेरे और मोहतरम कारी साहब जो हैं, इनके कपड़े अलग अलग हैं, तो क्या ये कोई लड़ाई है पे हमारा कलर अलग अलग है? एक तो ये ना बड़ा इख्तलाफ है, देखिए उनका ग्रीन है, आपका काला है, बनाने को बात बन सकती है, लेकिन हमारा इत्तेफाक है कि हमने सतर में रहना है, हमने अपने जिस्म को ढांकना है। अच्छा, इसी तरह से ये डूज डोंट्स की लिस्ट में तो है ही कोई नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हमने किया क्या है, हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन पे रहते हैं, इस लिस्ट पे हम आते ही नहीं है। जो एक्चुअल लिस्ट है, आप देखें ना, मसला हम 4 लोग बैठे हैं और मैं ग़ीबत कर रहा हूँ, तो आप तीनों का काम है मुझे रोकना।
लेकिन नहीं होता क्या है जब आप उठकर जाएंगे तो आपकी कीमत शुरू हो जाएगी। अच्छा, कोई भी होता तो बुराई ये है, लेकिन रोकने का आगे मैं अर्ज करता हूँ कि वो भी अल्लाह ताला ने बताया कि कैसे रोकना है। लेकिन ना कुछ लोगों ने अब ये किया कि उन्होंने कहा, ये मेरी अपनी किताब है जी, इसलिए मैं ऐसे नाजरीन वो पढ़ के बता सकता हूँ क्योंकि इसका मैं मुसन्निफ हूँ। इसमें मैंने पूरा बाब इस पे किया है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पे। और ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 110 का तर्जमा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया है, तुम अच्छी बात का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये उसकी लॉजिक है। हमारे बेहतरीन होने की रीज़न ये है कि हम खाली ये नहीं कि खुद करते हैं बल्कि लोगों को। और इसकी सूरत अल-अराफ में 3 आयात हैं, 164, 165, 166। वो जो सूरत अल-अराफ, वो दीवार वाली याद है ना आपको, जी जी जन्नत दोज़ख के दरमियान जो दीवार होगी, उसका नाम भी अल-अराफ है। उसी की ये 3 आयात हैं और उसमें एक वाक़या अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बयान किया। अच्छा, बनी इसराइल को ये कहा गया कि आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना। सही। देखो ना, क्रिश्चियंस जो उनका संडे है, यहूदियों का हफ्ता है, हमारा जुमा है। अच्छा, वो क्या करते थे कि वो हिला करके अल्लाह ताला के साथ, जिसे कहते हैं ना फ्रॉड करने वाली कौम, सही, वो ये करते थे कि मछली पकड़ते नहीं थे, मछलियों को घेर के ना एक साइड पे जमा कर लेते थे और अगले दिन पकड़ लेते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा ये तो गलत है, मतलब जब नहीं पकड़नी तो फिर उसका कोई प्रोसेस भी नहीं करना, जाए ही नहीं ना। अब उनमें 3 जो है ना, उसके 3 उसके ग्रुप थे इस सारी कार्रवाई में। एक ग्रुप वो था कि जो मछलियां पकड़ता था, ये कार्रवाई करता था। एक ग्रुप वो था जो उनको रोकता था, दूसरा ग्रुप। अच्छा। और तीसरा ग्रुप ये था कि यार ये कर रहे हैं, अब हम तो नहीं कर रहे, लेकिन वो मतलब ये फरीज़ा जो है ना अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये अदा नहीं करता था। अच्छा। अल्लाह ताला ने पहले ग्रोह को भी तबाह और बर्बाद कर दिया, अजाब उन पे नाजिल किया क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी करते थे। सही। और जो तीसरा ग्रोह खुद तो इन्वॉल्व नहीं था लेकिन उनको रोकता नहीं था, अल्लाह ने उनको भी तबाह और बर्बाद कर दिया। न्यूट्रल बने हुए थे, वो न्यूट्रल बने होते, एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपने एक बड़ा खूबसूरत वर्ड मुझे दिया है, इस्लाम में न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। सूरत अल-हुजरात में ही आता है कि अगर मुसलमानों के 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़े, यानी 2 मुसलमान या 2 मुआशरे या 2 मुल्क या 2 पार्टीज, तो आप ये नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं। हाँ। आप पे फर्ज है कि जो हक पे है आप उसका साथ देंगे और आप समझाएंगे। पहले आप ट्राई करेंगे कि राजीनामा हो जाए। ये कुरान की आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ। ठीक है। अगर राजीनामा नहीं होता, वो जो ज्यादती वाला है वो कहता नहीं जी मैं तो नहीं रुकता, फिर आप ये करेंगे कि जो मजलूम है आप उसके साथ खड़े होंगे, आप सारा मुआशरा उसके साथ खड़े होकर लड़ेगा उनके साथ। अच्छा। और जब वो लड़ेगा तो ज़ाहिर उस बंदे को सरेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब देखें ना, एक जितना भी बड़ा आदमी, यानी ये मैटर नहीं करता कि आप बुराई में इन्वॉल्व हैं या नहीं, लेकिन आप बुराई के खिलाफ उठ के खड़े जरूर हो और हक का जरूर साथ दें। गुफ्तगू को जनाब आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, साथ रहिएगा। समात भी की जा रहे हैं, दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो है महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। अच्छा, यानी आप कह रही हैं जुर्माने तो आयद किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जानिब से थोड़ा चेक एंड बैलेंस है। भले रमज़ान सस्ते बाजार नहीं लगाए गए, लेकिन चेक एंड बैलेंस के बावजूद, जुर्माने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, महंगाई में कोई कमी नहीं आ रही या कीमतें मेंटेन नहीं हो पा रही कराची में या सिंध में। जी, इसी तरह सूरत हाल हम देखते हैं कि जब जुर्माने आयद किए जाते हैं, कोई कार्रवाई होती है उनके खिलाफ, तो आर्जी तौर पर हम देखते हैं कि कीमतों में खासी कमी आ जाती है। वो आर्जी तौर पर होता है, मगर इसके बाद जो है वो दुकानदार उसी तरह जो है वो यही रोना रोते दिखाई देते हैं कि हमें आगे से चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो हम सस्ती किस तरह बेचें। और दूसरा जो है तो होता है ये कि जुर्माने भी आयद किए जाते हैं तो वो भी इनको निकालना होता है खर्चा, तो इस सारा जो है वो बोझ जो है वो कस्टमर पर पड़ता है। मलबा जो है वो आवाम पे गिर रहा है और सिंध गवर्नमेंट ने ऐसे कोई इकदाम नहीं किए। तो जनाब रिक्वेस्ट भी करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि अभी आज एक हफ्ता मुकम्मल होने को है, रमज़ान का भी पूरा महीना बाकी है, तो कोई ऐसे इकदाम किए जाएँ और चेक एंड बैलेंस जरा मज़ीद सख्त किया जाए। बहुत शुक्रिया शाइस्ता, आपने आगाह किया रमज़ान बाज़ार से। तो जनाब वापस चलते हैं राय साहब की जानिब और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राय साहब, हम बात कर रहे थे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तो आप ये कह रहे थे कि जो ज़्यादा फोकस है वो इस बात पर है कि मैं या आप या कोई भी इंडिविजुअल अकेला खुद से बैठ के सिर्फ नेकियां ना करता रहे, इबादत गुजारी में ना लगा रहे, बल्कि वो अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें भी उसकी तलकीन करे, उन्हें उस तरफ लाने की कोशिश करे। और हम बात ही कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आप अगर बुराई के ख़िलाफ़ खड़े होने की ताकत नहीं भी रखते तो फिर भी आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं, आपको हक का साथ देना ही देना है। एग्जैक्टली। वो मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि अगर 2 लोगों में लड़ाई हो जाए या 2 मुल्कों, 2 किसी भी पार्टीज़ में, तो आप पहले तो राज़ीनामे की कोशिश करेंगे। अगर वो राज़ीनामा नहीं करते तो फिर आप मज़लूम का साथ देंगे, और जब ज़ाहिर पूरा मुआशरा या पूरे मुसलमान मुल्क या जो भी सिचुएशन है
उसके अकॉर्डिंगली वो एक तरफ हो जाएंगे तो बंदे को झुकना पड़ेगा। बिल्कुल जो जालिम है उसको ज़ाहिर विड्रॉ करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत एक आयत आगे फरमाई सूरत अल हुजरात में। ज़ाहिर हमें गुस्सा है उस पर, भाई इसने हमारी बात नहीं मानी थी, हमने राजीनामे कोशिशें की, फिर लड़ाइयाँ हुई, सारा हुआ, तो फिर गुस्से में इंसान इंसाफ नहीं कर सकता। सही। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो अल्लाह ताला की तरफ रजू करे, यानी सरेंडर कर जाए, फिर आपने ज़ाती गुस्सा नहीं निकालना। अल्लाह ने फरमाया फिर इंसाफ के साथ उनके दरमियान मामला तय करा दो। इंसाफ के इतना जोर दिया गया। तो ये न्यूट्रल वाला तो कॉन्सेप्ट है ही कोई इस्लाम में। अच्छा, अभी जो आजकल जो बड़ी दिल खराश सूरत हाल है कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं सिचुएशन को बयान करने के लिए, जो फ़लस्तीन में इस वक्त सिचुएशन है, और आपको नहीं लगता कि तमाम मुसलमान ममालिक, मुझे तो ऐसे ही लगता है, ऑन ग्राउंड जो फैक्ट्स हैं वो भी यही इशारा करते हैं कि आराम से बैठ के देख रहे हैं, फिर हम इस पे अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ मुसलमान जो कंट्रीज़ हैं सारे, वो कहाँ पे किसी कमी कमज़ोरी का शिकार हैं कि वो जालिम के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो पा रहे? और खुल के फ़लस्तीन में जिस तरह से जुल्म हो रहा है, ये कोई जंग तो नहीं है ना राय साहब, जंग तो बराबरी की सतह पे होती है, ये तो एक सीधा सीधा इंसानियत का कत्ल है। तो फिर मुसलमान ममालिक क्यों, किस मजबूरी ने उनके हाथ बांधे हुए हैं, क्यों नहीं वो इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहे हैं, कोई अमली इक़दाम उठा रहे हैं? बस ये बदनसीबी कह लें कि देखें ना, हमारा जब अरूज था पहले मुसलमानों का 800-900 साल 1200 साल तक भी बल्कि रहा है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ और ये सब स्पेन में आके पढ़े हुए हैं, कोई बगदाद से पढ़े हुए हैं, हमारी किताबें लेके उन्होंने ट्रांसलेशन की है। जब हमारा जवाल आया तो इन्हीं वजूहात की बिना पे आया ना, सकूत बगदाद जो हम कहते हैं 1258 में हलाकू खान ने किया। उस वक्त भी यही मामलात थे जो आजकल हैं। हलाकू खान ने जब अब्बासियों की गवर्नमेंट ख़त्म की और खलीफा को वो दरी में लपेट के मतलब शहीद कर दिया या कत्ल कर दिया, उस वक्त भी ये था कि वहाँ के उलमाए कराम जो है ना, वो दो तरह की रिवायात आती हैं। एक ये है कि क्या सुई के जो नोक है उस पर फरिश्ते बैठ सकते हैं, और कितने बैठ सकते हैं। एक ये है कि सुई का जो सुराख है उसमें से फरिश्ता गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता। इस तरह की चीज़ों पे वो बहस मुबाहिसे में पड़े। अभी भी आप हमारी वीडियोस निकाल लें सोशल मीडिया पे नॉर्मली, तो 100 में से कोई 90% से ज़्यादा इन्हीं मसाइल के बारे में होगी जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें ना आप, एक मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत कोट करता हूँ, 4 अल्फाज की हदीस है, मीठा बोल सदका है। जी, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। और ऐसे फौरन आपका मूड बदल जाएगा। यानी अगर आप थोड़ा गुस्से में हैं या बुरे मूड में हैं तो आप ऐसे ये 4 अल्फाज पढ़ेंगे। अच्छा, हम वो 4 भी नहीं पढ़ना चाहते, और इंटेलेक्चुअलिज्म और साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी और कोई अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी और पता नहीं क्या क्या एंड ये है कि बंदे को समझ कोई नहीं आती कि ये कहना क्या चाहते हैं। सही। अब ये मैं जो आज का हमारा टॉपिक है उस लिहाज से मैं आपको एक हज़ूर सल्लम का वाक़या सुनाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ये अम्र बिल मारूफ यानी नेकी को हुक्म कैसे देते थे और बुराई से कैसे मना करते थे। सही। एक तो देखिए उसमें यह है कि ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में है ना कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर इकराह नहीं है। बिल्कुल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जो मतलब इतने गलबे वाले आदमी और हुक्मरान थे जिनसे लोग थर थर कांपते थे, लेकिन जाओ जलाल, लेकिन उनके भी गुलाम जो है ना वो यहूदी था। अच्छा। एक गुलाम यहूदी था। अच्छा, हालांकि देखे ना वो उसको थोड़ा सा करते तो मारपीट करते, क्या पता। तो इस्लाम ने मुसलमान उसको बना लेते। बिल्कुल, इस्लाम ने मना किया कि जबरो इकरा जो है ना वो है। उसकी रीज़न है, देखिए मक्का जब फतह होता है तो ये बड़ी सोचने की बात है और ये किताबों में कोई नहीं लिखी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसे ही रट्टा दर रट्टा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में 10,000 सहाबा कराम को ले आए और वहाँ पे मक्का फतह हो गया जी। अच्छा, फतह उन्होंने को दिल से तो नहीं किया ना, मतलब सरेंडर करना पड़ा ना। ज़ाहिर मुसलमानों की आर्मी आ गई यकदम और उन्होंने कहा हम तो लड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। उसके बाद देखें वो दोबारा से खड़े हो जाते कि नहीं जी उस वक्त हमने सरेंडर किया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कोई फौज छोड़ के नहीं गए। उन्होंने दिल फतह किए। मतलब हिंद से लेकर अबू सुफियान फरमाया कि उनका घर जो है उसको भी कहा कि ये पनाह की जगह, जो इनके घर में पनाह। उनकी इज्जतें, अबू जहल का बेटा हज़रत अकरमा जब इस्लाम कबूल करने आया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा कराम से कि अब अबू जहल से बड़ा कौन, फरमाया मेरी उम्मत का ये फ़िरौन है। फरमाया इसके बाप की बुराई ना करना। अच्छा। कोई मेरी ऐसी हदीस बयान ना करना जो उनके खिलाफ जाती है, कोई ऐसा फेल ना करना कि इसको तकलीफ हो, है तो उसका बाप ना। तो ये दिलों को फतह, इसलिए जबर वाली तो बात को नहीं। वो जो कहते हैं ना इस्लाम तलवार से फैला और ये सारा झूठ है। इस्लाम जो है वो दिल से फैला, दिल फतह किए गए और दिलों को। अच्छा, यही फरमाया गया कि ये जो आपने फरीज़ा भी सरंजाम देना है। अब अगर देखिए हम फौरन फतवे पे उतर आते हैं और काफिर से छोटा तो फतवा ही कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मसालिक के जो उलमाए कराम हैं
वो एक दूसरे के इल्जामात के जवाब दे रहे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो भैया आम आवाम को फिर आप सही रास्ते की तरफ, सही समत में कब लेके आएंगे? आप तो तूने मुझे 2 पत्थर मारे तो जवाब में मैंने 3 मार दिए, 4 मार दिए, उनके ना सिर्फ इल्जामात के जवाब देंगे बल्कि अगर 2 इल्जाम और भी लगा देंगे फिर वो शुरू हो जाएगा। आप उनकी जुबान मुलाजा फरमाएंगे, वो किसी आलिम दीन की जुबान हो सकती है? बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने कहा इनको हम कहते हैं ना लौंडे लपाड़े आम जुबान में, वो अजीब सा लग रहा होता है, कोई कॉमेडी। देखिए मैं बताता हूँ, फिरौन एक ही मतलब फिरौन ने कहा कि अना रब्बकुमुल आला, नौजुबिल्लाह, कि मैं रब हूँ, मैं खुदा हूँ। अच्छा, फिर उसने वो एक सतून भी बनाया और अल्लाह ताला को तीर मारता था और अल्लाह ताला भर के भेजता था और वगैरह वगैरह खून के। अच्छा, फिरौन की तरफ जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, उनके भाई वो भी पैगंबर थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, सूरत ताहा की आयत नंबर 44, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिरौन से नरमी से बात कर। आप अंदाजा कर लें कि शख्सियत क्या है। और ये अल्लाह ताला डायरेक्ट सिखा रहा है और हम मारते हैं वट्टा, मतलब सीधा। ये अभी ये जो किताब अभी लिखी मैंने और इस पे आपको पता है हम मुकाबला भी कराते हैं सीरत का। अच्छा, बंदा 7 जमातें पढ़ा हुआ है, बज़ाहिर जिसने किताब लिखी है कुछ तो पढ़ के लिखा होगा ना। सीरत की जो 500 सफ़े की बुक है, बिल्कुल। अच्छा, उसने ये नहीं कहना कि मुझे समझ नहीं है, वो कहेगा ये गलत है। अच्छा, फिर उसको हम ना मतलब वॉइस मैसेज करके मैं समझाता हूँ कि भाई ये तरीका ही गलत है जिस तरह से आप कर रहे हैं ना। अच्छा, लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए जी इस बात की समझ नहीं आ रही, आप इसको क्लैरिफाई कर दें, आप इसको ना सीधा बट्टा मारना है कि ये गलत है। और ऐसा मतलब अब ये काली कमली वाले, आप तो नात खान है माशाल्लाह, इस पे मुझे एक आलिम दीन साहब ने, अब सोचे ना कि हमारा ट्रेंड अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर तो रह गया, अब किधर पहुंच गया? वो ये पहुंच गया कि उन्होंने कहा कि ये जो कमली है ना, ये कंबल से छोटी चीज़ है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छोटी चीज़ मंसूब करना आपकी शान के खिलाफ है। पूरे 5 सफ़े लिख के भेजे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हांडी पकती थी, देखे ना हम तो इतने नमक डालते हैं, कन्नात पसंद थे वो, नहीं, तो नहीं, और बात है वो बड़े कपड़े को क्यों वो, मतलब ये भी उनका जो नमक था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या सहाबा कराम का, वो इतना नमक डालते थे या मिर्ची इतनी डालते थे। मतलब ये आप अंदाजा करें कि इसको कहते हैं मत मरी जाना। ठीक है ना भाई, आपने अब बटन हुजूर सल्लम के बटन जो उस जमाने के साइज तो पेवन किए हुए कपड़े पहन लेते थे भाई, ये छोटी चीज है, बड़ी चीज है जी, आप कमली नहीं कहेंगे जी। अच्छा भाई, अब हम चादर को क्या कहेंगे, जूतों को क्या कहेंगे, वही अल्फाज हैं, वो असल बात की तरफ आते ही नहीं। इसलिए एक तो देखिए हमने जबरदस्ती नहीं करनी, जब भी आपने तबलीग ही है ना कि लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। दूसरा आपने नरमी से करना है और खुद आपकी अपनी शख्सियत उस सांचे में ढली हुई होगी। अच्छा, वो तो लोग आपको फॉलो करेंगे ना। आप एक चीज पे खुद अमल नहीं कर रहे तो आपकी तो बात में भी असर नहीं होगा। आप एग्री करते हैं इस बात से? और कुरान में भी ये आता है कि देखे ना, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद करते नहीं हो। अच्छा, अब मैंने अगर किसी को कहना है कि नमाज पढ़े तो ज़ाहिर मुझे पढ़नी पड़ेगी। यानी अल्लाह ताला ने समझिए एक तरह का ये बाउंड भी हमें कर दिया कि जो काम मैं लोगों को बता रहा हूँ, अब देखे ना, मैं किसी को कहता हूँ कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए और रोज आप देखती हैं कि ये बच्चों को मारते, तो मुझे फिर अपना हाथ रोकना पड़ेगा। सही। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारी जो साउंड है, आवाज जो है, इसकी आपको पता है कि रफ्तार है और को बहुत तेज नहीं है। 1 किलोमीटर तय करने हो ना तो उसको 2.91 सेकंड लगते हैं, मतलब 3 सेकंड मोटा मोटा कह लें। अच्छा, अब मैं अगर आपको एक अच्छी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी हमें नमाज पढ़नी चाहिए, ज़कात अदा करनी चाहिए, इसका सबसे पहला फायदा किसको होता है? आपको खुद, मेरी अपनी जात को। बिल्कुल, आपका जवाब दोस्त आप पास हो गई हैं। देखिए, ये मेरा मुंह है, ये मेरा कान है। ये मेरे मुंह के ये कान मेरा सबसे क्लोज पहला बेनिफिशियरी इसका मेरा अपना कान है ना, अपनी आवाज तो उसके बाद। अच्छा, इसी तरह से आपने ये जो एक नुक्ता बड़ा अहम उठाया और यही इसका कोर है कि जब मैं लोगों को कोई तबलीग करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे अपने आप पे उसको लागू करना पड़ेगा। तो ये अगर पूरा मुआशरा अच्छा, बाज़ का देखिए आपको याद नहीं रहता, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में या खुलफा राशिदीन के दौर में लोग पता है नामली क्या बातचीत करते थे। अब मेरी कारी साहब से मुलाकात हुई, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आपने इस महीने में कितने कुरान पाक खत्म किए? उन्होंने कहा जी मैं 3 करता था, इस दफा 2 गुफ्तगू ही सवाल, गुफ्तगू ही। अच्छा, आपने कितनी नफली रोजे रखे हैं? अच्छा, फलां चीज़ ये पढ़ी या नहीं पढ़ी, यार वो ज़कात की ये मुझे समझ नहीं आ रही थी, फलां क्या करना है। ये आम गुफ्तगू। एक ब्रेक का टाइम हो रहा है राय साहब, और एक और बहुत अहम सवाल जो मुझे आपसे करना है, मैं ब्रेक के बाद करूंगी, बल्कि व्यूअर्स को भी बता दें कि सोशल मीडिया पर जो हम आजकल इस्लामिक पोस्ट देखते हैं, इनका क्या रोल है और इन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में हैं या गलत में हैं, इसका जवाब हम लेंगे राय साहब से इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तो जनाब, हमारा आपका साथ जारी है प्याम रमज़ान में। ब्रेक से वापसी के बाद हमें बात करनी है, जो मैंने ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन अनाउंस किया था राय साहब से, लेकिन उससे पहले किचन का रुख कर लेते हैं। महविश सितारा पहुंच चुकी हैं हमारी शेफ़ किचन में, तो महविश से जान लेते हैं कि आज क्या रेसिपीज़ हैं और क्या इफ्तार में हमें
मिल सकता है। महविश बताइएगा, सैब्रोसो के किचन में आज आपका मेन्यू क्या है इफ्तार के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मेरा मेन्यू है, मैं बना रही हूँ चिकन मशरूम स्टेक है, और उसके साथ साथ मैं बना रही हूँ फ्रूट केक है, और उसी के साथ साथ जो ड्रिंक है वो मैं बना रही हूँ कीवी स्मूदी, और उसके साथ साथ हम फ्राई करेंगे सब्रोसो के चिकन नगेट्स कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर। लें जनाब, मेन्यू आ चुका है महविश की तरफ से। वैसे महविश आज का मेन्यू थोड़ा लंबा नहीं है, स्टेक भी बनाना है आपको और ये फ्रूट केक भी, या जैसे अच्छा भी नहीं, ये केक वो नहीं है कि इसको हमने बेक करना है, ये Okay. बेसिकली बेस है जेली की। अच्छा, तो ये alright. बड़ा रिफ्रेशिंग है, और इसमें हम फ्रेश फ्रूट्स को ऐड करेंगे और इसमें सही। जेली की बेस बनाएंगे, सही। और इसका नाम हमने फ्रूट केक रखा है, और बहुत इजी रेसिपीज हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। महविश का तो कहना है कि बहुत इजी है और कम से कम टाइम लगेगा। तो बस अब ये 5 बजने ही वाले हैं रायसा और जो इफ्तार का काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाता है, और खानों की खुशबुएं खुद ही आने लग जाती है। पता नहीं ये कैसे हो जाता है। तो जनाब, हम रायसा बात कर रहे थे कि ये जो हम सोशल मीडिया पे, आपने कहा ना कि उस ज़माने में हज़रत उमर फारूक की आपने मिसाल दी कि लोगों की डिस्कशंस ये होती थी कि तुमने कितने कुरान पाक ख़त्म किए, कितनी बार कुरान पाक पढ़ा। इन चीज़ों का कहीं ना कहीं सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया एक अलग दुनिया बन चुका है और कम्युनिकेशन की पेस इतनी फास्ट है कि आपको ये महसूस ही नहीं होता कि आप दुनिया के किस कोने में बैठे हैं और किस दूसरे कोने से आप कनेक्टेड हैं, अपने प्यारों से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से फिर ज़ाहिर है लोग एक दूसरे से कन्वे करते हैं चीज़ें, वो भले इस्लाम के हवाले से, जिसका जो भी रिलीजन है। लेकिन हम अपनी बात करें तो बहुत सी पोस्ट से हम देखते हैं, अहदीस हैं, अक़वाल ज़री हैं, अल्लाह पाक के फरमानात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि जो बात, जो चीज़ हदीस कह के कि जो मौला अली ने ये फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऑथेंटिक है, ये सही है? और फिर एक चीज़ और, मैं 2 सवाल एक साथ करने चाह रही हूँ आपसे, कि हम कहते हैं जी इसको आगे फैलाएं, इतने दिन में आपकी ये मुराद पूरी होगी। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है? हाँ जी, देखिए, जो मैं रोज़ एक हदीस सुनाता हूँ ना, वो 10 दफ़ा दिन में पढ़नी चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आपके तमाम अमलों का दारोमदार आपकी नीयत पर है। देखिए, अगर आपकी नीयत ये है कि इससे इस्लाम फैले और ये नेकी की बात आगे जाए, या लोग बुराई करना छोड़ दें, तो फिर तो सवाब है। अगर नीयत है कि मैंने लाइक्स लेने हैं, अच्छा आप देखें ना, बाज़ लोग कहते हैं जी आपको अल्लाह की कसम है अगर आपने फॉरवर्ड ना किया, कसम भी दी हुई होती है, व्हाट इज दैट, और डराया होता है आपका नुकसान हो जाएगा। या आपने कहा जी ये करेंगे तो खुशखबरी। अच्छा, ये खुशखबरी वाला ना पहले फोटो स्टेट वालों ने शुरू किया। बहुत अच्छा। पहले ये था कि जो टाउन्स होते थे ना तहसील लेवल के, या उससे छोटे, वहाँ पे एक फोटो कॉपी वाला होता था, ओनली वन। ठीक है। अच्छा, उसने ये लिख के बना लिया कि भाई ये खुशखबरी अगर आप लोगों को मिलेगी, नहीं देंगे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। किसी ने शक किया था, वो तबाह हो गया। अच्छा, लोगों ने डर के मारे कोई 10 फोटो कापियां करा रहा है, तो उसी से करानी होती थी। सही। अच्छा, वो चलता चला था। अब वो सोशल मीडिया ने काम पकड़ लिए। अच्छा, ऑथेंटिसिटी का ये है कि देखें ना, अगर कोई इंग्लिश का वर्ड अभी मेरा और आपको हो जाए कि पता नहीं यूं है, तो हम क्या करते हैं? हम डिक्शनरी खोलते हैं। बिल्कुल। फिर हम ऑथेंटिक डिक्शनरी खोलते हैं कि यार चैम्बर्स की तरफ जाते हैं, फलां देखते हैं। फिर हम किसी अच्छे प्रोफेसर से पूछ लेते हैं। अच्छा, इसका भी यही है, जब आप इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि ये आलिम जो हैं, या ये साइट्स जो हैं, ये वेबसाइट्स जो हैं, ये लिंक्स जो हैं, फलां चीज़ है, या इदारे हैं, ये ऑथेंटिक हैं और ये बिल्कुल चल चलो काम है। सही। अच्छा, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें होती हैं। आप यकीन कर लें कि ये किताब जब मैं लिख रहा था और इसके अंदर हमने आयात, तो हमने ज़ाहिर आसान होता है कि आप इंटरनेट से ले लें, आयात गलत लिखी हुई हैं, मतलब अरबी उनकी गलत लिखी हुई है, बाकी तो आप छोड़ दें। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में एक बड़ा सख्त कानून है कि आप अरबी गलत नहीं लिख सकते, और उलमाए कराम है, हुफाज़े कराम है, फिर बाकायदा सर्टिफिकेट देते हैं। तो सोशल मीडिया की हर बात को दोबारा से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। सही। और नीयत आपकी ये होनी चाहिए कि मैं नेकी के जज्बे के तहत ये कर रहे हैं, ना कमाई के लिए। सही। कमाई नेकी वाली कमाई करें, और ना लाइक्स के लिए। ठीक है। मतलब अब देखिए ना, अच्छा, जो शख्स फलां महीने की वो देगा मुबारकबाद सबसे पहले, वो जन्नत में जाएगा। ये इस तरह की चीज़ अच्छा, चले मैं आपको जी आइंदा 50 साल के रमजान शरीफ की एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। तो मेरी तो 15-20 नस्लें फिर अगली बख्शी गई ना। तो कुछ बंदा सोचता भी है कि ये जो बात है इसके अंदर क्या वजन है। तो वो तरह तरह के लोग हैं। मैंने कहा कि उनका जब वो देखते हैं ना कि कोई किसी बुरी चीज़ से लाइक्स मिलते हैं तो वो कर लेते हैं, जब उधर से समझते हैं कि नहीं है तो तिलावत लगा देते हैं, जब उधर से नहीं तो कोई और लगा देते हैं। उसके अंदर सोशल मीडिया की मतलब एक ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करनी चाहिए कि ये जो हदीस या आयत है वो कितनी मुस्तनद है, और ये आसानी से हो जाती है। मैंने कहा देखा ना, आप थोड़ी सी, अच्छा मतलब मुझे गुलकारों का नहीं पता लाहौर के, लेकिन जो बंदा गाने का शौक वगैरह रखता है उसे एक एक उस्ताद का पता होता है। फलां खां है वो ठुमरी गाता है, फलां ये करता है। जिस फील्ड में आप जाते हैं आपके, और इसमें तो अल्लाह रास्ते खुद ब खुद आपके खोलता जाता है।
तो जनाब ये गुफ्तगू जारी रहेगी इसी तरह से। बहुत ही अहम मौजू है आज का कि सोशल मीडिया पे हम जो चीज़ें देखते हैं मज़हब के हवाले से, उन्हें एक बार चेक ज़रूर कर लिया करें, और किसी पे कोई मजबूरी या ज़बरदस्ती या जबर नहीं है कि वो उसे आगे बहुत ज़्यादा फैला सके, फैला दे, लेकिन पहले उसकी मुस्तनद चेक कर ले कि कितना मुस्तनद है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं, साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुश आमदीद जनाब। एक और बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी के बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनकी एडवाइस उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये फ्रीलांसिंग का जो एक लफ्ज़ हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा कि फ़लाँ फ्रीलांसर है, फ़लाँ फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा है, फ्रीलांसिंग क्या है, इस काम का कितना स्कोप है, और फिर सोशल मीडिया जो कि आजकल बहुत डिमांड में है, बल्कि सोशल मीडिया बताता खुद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और लोग अपना फ्यूचर फोर्स ही करते हैं, बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ती जा रही है, हर प्रोफेशन इसके साथ जुड़ता जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ अहमद साहब। अ वेरी वार्म वेलकम अहमद आपको, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो पहले तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि फ्रीलांसिंग क्या है और पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का क्या स्कोप है। फ्रीलांसिंग इन सिंपल वर्ड्स कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको किसी ऑफिस में ना जाना पड़े, आप अपनी लोकेशन पे बैठ के दूसरे का काम कर दें, ये फ्रीलांसिंग है। ओके। हर ऐसा काम, यानी वीडियो एडिटिंग ऐसा काम है कि जो बंदा अपने घर बैठ के आपको फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसा काम है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ऐसा काम है, वेब डेवलपमेंट ऐसा काम है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आप दूसरे की जगह पे जाने के बाउंड ना हो, अपनी जगह बैठ के उसका काम कर दें, इट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। पाकिस्तान में स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है और इसलिए बढ़ता भी जा रहा है। बढ़ने की रीज़न ये है कि पाकिस्तान में आप कहीं भी जॉब करते हैं, एक नॉर्मल ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है, उससे जॉब मिलती है 25-30 हज़ार की, 40 हज़ार की। बिल्कुल। उसमें उससे आने जाने का फ्यूल भी, एक टाइम का खाना भी, सब कुछ निकालें तो उसे बचते कितने और अपनी ज़िंदगी के रोज़ के 7-8 घंटे बल्कि 10 वो भी लगाना है। सही। वही बच्चा जब घर बैठ के फ्रीलांसिंग करता है और वो $300-400 ही कमा लेता है, तो वो $1,00,000-1.5 लाख रुपए कमा लेता है, $400-500 पे अगर चला जाता है, और उस पे उसका ना तो फ्यूल की कॉस्ट है, ना उसकी डेली की ड्रेसिंग की कॉस्ट है, ना उसको टेंशन है सुबह उठ के कपड़े प्रेस करने, रेडी होने को, खुद जैसा मर्जी बैठा है, बिल्कुल अपना काम कर रहे तसल्ली से। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि ये पैदा होता है कि लोग हमसे काम क्यों करवाएंगे। ये बड़े लोग क्वेश्चन पूछते हैं जी, हम फ्रीलांसिंग अगर करते हैं तो एक अमेरिका में बैठा, कनाडा में बैठा क्लाइंट हमसे क्यों काम करवाएगा। वो आपसे इसलिए काम करवाएगा कि अमेरिका में मिनिमम वेज है तकरीबन $15 पर आवर। ये मैं जेनेटर की बात कर रहा हूँ, सफाई करने वाले की। सही। अब जो पढ़ा लिखा बंदा है, जिसके पास कोई स्किल है, वो $25-30-40 फी घंटा चार्ज करेगा। सही। अब वहाँ का कानून भी है कि मिनिमम वेज से कम आप नहीं दे सकते, वरना आप जेल जाएंगे। और जो वहाँ पे रह रहा है वो भी कम पैसों में इसलिए काम नहीं करेगा कि उसकी कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो आते हैं अपवर्क, फाइवर या किसी और प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन ऐसे मुल्कों में, वहाँ पे बैठे हुए यहाँ से कोई फ्रीलांसर हायर करते हैं जो उसे $2-3 फी घंटा में काम कर देता है। अच्छा, यहाँ वाला क्यों कर देता है, उसे पता है यार मुझे तो नौकरी $3-4 मतलब $1,000 फी घंटा अगर आपको जॉब मिलती है, तो दिन के आप 10 घंटे काम करें, 10,000 रुपये आप कमाते हैं, महीने का 3 लाख रुपये बनता है। उसे पता है कि मुझे 1,000 रुपये फी घंटा की जॉब पाकिस्तान में तो मिलनी नहीं है, तो ठीक है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। वो लोग इसलिए काम करवाते हैं कि यहाँ पे सस्ता हो जाता है, हम लोग इसलिए कर देते हैं कि डॉलर का रेट माशाल्लाह जितना ऊपर जाता जा रहा है, वो कहते हैं चलो ठीक है यार $3-4 ऊपर जा रहा है और हमारी करेंसी नीचे जा रही है, तो वो कहते हैं यार हमारा तो बेनिफिट ही है ना, बिल्कुल, इसलिए लोग फ्रीलांसिंग में जा रहे हैं। अहमद, एक और चीज़ जो देखने में आती है कि हर बंदा स्टार्टअप्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का मशवरा तो देते हैं, और हम कुछ अच्छी कामयाब एग्जांपल्स अपनी सोसाइटी में, बिजनेस वर्ल्ड में देखते भी हैं, अपने मुआशरे में, अपने कंट्री में, लेकिन एक बंदे ने स्टार्टअप किया, सक्सेसफुल नहीं हो सका, या वो काम ही बंद हो गया किसी तरह से, जैसे हमने कोविड में देखा कि बहुत से काम, बहुत से बिजनेस प्रोजेक्ट्स बंद हुए और वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाए। अब उस शख्स की इन्वेस्टमेंट भी गई, उसका स्टार्टअप का कॉन्फिडेंस भी गया, तो फिर उसे कोई ये नहीं बताता कि दोबारा उसे अपने पाँव पे कैसे खड़ा होना है। अच्छा, दोबारा पाँव पे खड़े होने के अलावा लोग ना फ्रीलांसिंग में भी ये सवाल करते हैं कि अगर हम ये काम शुरू करते हैं और कल को ये वेबसाइट बंद होगी तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, अगर 1 घंटे बाद आप बंद हो गए तो उसका कोई जवाब नहीं होता। तो ये एक स्टूपिड क्वेश्चन है। अच्छा। कि अगर फ्यूचर में ये हो गया तो देखें, हमें कम से कम इतना पता है कि जितने भी टेक वेंचर्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी जॉब्स हैं, जितनी फ्रीलांसिंग है, इनके जिंदा रहने की गारंटी हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा है। ओके। क्योंकि इंसान का तो हम सामने देखते हैं ना, अचानक कुछ हुआ, इंसान का तो कोई ज़िंदगी का एतबार नहीं, तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 साल बाद, भाई 4 साल बाद वो नहीं होगा। आज मेरी और आपकी जो एज है, हम आज तक खाना खाते आ रहे हैं, कपड़े पहनते आ रहे हैं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। अगर अल्लाह ने आज दिया, अल्लाह बाद में भी दे देगा। सही। तो इसलिए जो मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी आपको नज़र आ रही है, आप उस तरफ चले जाएं। अगर वो बंद होगी तो कोई और आ जाएगी। बिल्कुल। अगर हम किसी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं,
इंटरनेशनल ब्रांड्स है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, एक कोई बड़ा ब्रांड है, उस पर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें, एक वेबसाइट है, सही। अगर वो बंद हो जाएगी तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ऑनलाइन सेलिंग ही बंद हो जाएगी। हाँ, आपकी कोई प्रोडक्ट और की डिमांड प्लेटफॉर्म ऊपर खत्म आ हो जाएगा। जाएगी, हाँ। मे बी, अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो आप नए प्रोडक्ट ले आएंगे, वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शंस हमेशा रहती हैं, आपको बस स्टार्ट कर देना चाहिए। लोगों का मसला ये वो स्टार्ट नहीं करते। अच्छा, खड़े कैसे हों अगर कोई मसला हो गया, जैसे पहले खड़े हुए थे वैसे ही दोबारा स्टार्ट ले लें। हमारा मसला ये है कि हम लोग स्टार्ट नहीं लेते, हम लोग घबरा रहे होते हैं, हम लोग डर रहे होते हैं कि यार अगर लॉस हो गया तो। हाँ। देखिए, अगर आप स्टार्ट नहीं लेंगे तब भी तो लॉस ही हो रहा है ना, तब भी तो आप नहीं कमा रहे ना। अच्छा, फ्रीलांसिंग में तो लॉस भी नहीं है ना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं ना, आप पैसे तो नहीं लगा रहे। आपने यूट्यूब से किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई स्किल सीखी, आपने सर्विसेज दे के पैसे कमाने हैं, तो इसमें लॉस क्या होना है आपका? टाइम का लॉस है, वो माशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम के पास वैसे ही फारिग है। जितनी बेरोजगारी है, हाँ, बिल्कुल कोई जितने स्कोप फारिग नहीं है। बैठे हैं, अगर वही कोई सर्विस, बहुत से लोग इस चीज़ को सोच रहे हुए होते हैं कि यार अगर मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करूँ, लेट्स सपोज मैं जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग करता हूँ, पता नहीं जितनी अभी मेरी सैलरी है उतना मैं अर्न कर पाऊंगा या नहीं। बहुत से लोग इस वजह से भी हेजिटेट कर रहे होते हैं। जॉब छोड़ के तो नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप इसको पार्ट टाइम शुरू करेंगे और देखेंगे जब आप इतने कमाने के काबिल हो गए हैं कि अब आपको लग रहा है मेरी सैलरी के बराबर पैसे हैं और अब अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ तो मैं कहीं ज़्यादा पैसा बना लूँगा, फिर आपको आना चाहिए इस तरफ। ऑलराइट। तो आपको स्टार्ट बिल्कुल सारी किश्तियाँ नहीं जलानी चाहिए इसके लिए, लेकिन पार्ट टाइम आपको शुरू कर देना चाहिए। और मैं नहीं मानता, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हर बंदे के पास टाइम होता है। हाँ, टाइम वो निकालता है, उसकी प्रायोरिटीज़ नहीं है ना। अगर उसकी प्रायोरिटी हो कि मैंने फ्रीलांसिंग के लिए टाइम निकालना तो वो निकल आएगा। 8-10 घंटे की जॉब है, आने जाने सब कुछ निकाल के हर इंसान के पास डेली के 3-4 घंटे फारिग होते हैं जो वो ज़ाया करता है मोबाइल पे या इससे ज़्यादा ज़ाया करता है। तो वही टाइम जो हम मोबाइल पे ज़ाया करते हैं, अगर 3-4 महीने को स्किल सीखने पे लगा लें और उसके बाद वो सर्विसेज दे के पैसे बना लें तो वो बड़ा मज़े का बेहतर हो सकता है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आगे आती जा रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल उस तरह से हो रहा है जितनी ज़रूरत है, या कि जिस तरह से हम बाकी कंट्रीज़ में देख रहे हैं, और किन सेक्टर्स में आप इसकी गुंजाइश पाकिस्तान में ज़्यादा देखते हैं? AI का ज़ाहिर है अभी तक उस तरह से इस्तेमाल नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन हो जाएगा। अच्छा, जो लोग अभी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जिस तरह मैं अपने YouTube का आपको बताऊं तो हमारा जो YouTube वाला लड़का है, वो पहले कोई भी मेरी वीडियो डालता था YouTube पे तो उसके साथ एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उसने लिखनी होती थी, वो खुद से लिखता था, 1 सफ़े 1.5 सफ़े की। अब वो ChatGPT पे जाता है, हाँ। उसको उसने 2-4 दफ़ा कमांड्स दे दी। अब ChatGPT को पता है, उसने जाके बताना है आज का हमारा ये गेस्ट है, ये टॉपिक है, उसने लिख के दे देना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि AI से जो है वो ह्यूमन की जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। उनकी होंगी जो AI को नहीं सीखेंगे, हाँ। क्योंकि AI को भी कमांड देने के लिए कोई इंसान चाहिए। AI ने खुद से कुछ नहीं करना। अब उसे कमांड कौन देगा? जिसे पता होगा इसने कैसे काम करना है। बिल्कुल। तो अगर आप अपने आप को साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेन करते रहते तो फिर आपकी रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है। अगर आप बैठे रहते तो फिर ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सारी कश्तियाँ नहीं जलानी चाहिए, कोई अगर ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो वो पहले पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग शुरू करे, फिर हाँ अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अर्न कर रहा है तो वो जॉब छोड़ दे। आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग जो है वो ग्लोबली, इंटरनेशनली पॉसिबल है किसी शख्स के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म के लिए? पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ना, हाँ। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, जो बड़े बड़े जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सालाना सेल्स लेके आ रहे हैं, वो सब फ्रीलांसर्स ही हैं। उन सब का बिजनेस बाहर ही है, स्टाफ सारा यहाँ पे है, ऑफिसेज यहाँ पे हैं, मैनेज यहाँ से हो रहा है। वो अगेन जो मैंने आपको बताया सिचुएशन, बाहर करेंगे तो $40 फी घंटा, यहाँ पे $5 $10 फी घंटा, तो काम सबका बाहर है, यहाँ पे करना है। ये प्रॉपर बिजनेस है, फ्रीलांसिंग प्रॉपर एक फ्यूचर है। बिल्कुल। कि इंडिविजुअल के लिए मैं बात नहीं कर रहा कि इंडिविजुअल ने अगर शुरू किया तो वो एज एन इंडिविजुअल हमेशा काम नहीं करेगा। बिल्कुल। वो बाद में अपने साथ 1-2 लोग हायर करेगा, एक टीम बन जाएगी, फिर एक बंदा होगा। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार मेरे पास स्किल है लेकिन मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है मेरे पास, मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करूँ। मैं पाकिस्तान में ऐसी टीम्स को जानता हूँ जिनमें 1-2 बंदे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्लाइंट से बात कर सकते हैं, वो फ्रंट पे रहते हैं, सही डील पकड़ते हैं, काम बाकी लोग मिलके करते हैं, मिलके पैसे बना रहे हैं, बस वो टीम बन गई ना, टीम बन गई। तो बहुत सारी ऑप्शन है इसके अंदर। कोई बंदा अगर काम करने वाला है बिल्कुल तो उसके लिए रास्ते मौजूद है, उसके पास कोई बहाना नहीं। काम से ना भागे, मेहनत से ना भागे। अच्छा, आपकी अगर मैं बात करूँ आप ही की अपनी, तो आपने कैसे स्टार्ट किया था? आपने स्टार्ट ही एज अ फ्रीलांसर लिया या आप भी कोई अपनी जॉब या अपना बिजनेस कोई कर रहे थे, या आपने पार्ट टाइम स्टार्ट किया, और कितना वक्त लगा आप समझते हैं आपको इस्टेब्लिश होने में? मैं पहले जॉब कर रहा था पाकिस्तान में, पहले मैंने जॉब की
कॉल सेंटर में। अच्छा। मोबाइल पे होता था मैं हेल्पलाइन पे। फिर ये वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया तो मैं यूके चला गया स्टडी वीज़ा पे, लेकिन मैं पढ़ने नहीं गया था क्योंकि मैं काम करने गया था। स्टडी वीज़ा आसान था 2011 में। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जो जॉब कर रहा था वो थी पैकिंग की जॉब। अच्छा। एक वेयर हाउस में जो लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते थे अमेज़ोन पे, उनकी जो प्रोडक्ट पैक करके भेजनी होती थी वो हमारा काम था। सही। तो वहाँ पे करते करते अल्लाह ने मुझे ख्याल दिया कि अपना कर लेना चाहिए। वहाँ पे मेरी सैलरी थी 250 पाउंड पर वीक। अच्छा। तो महीने का बनता था 1000 पाउंड, और तब मेरे ख्याल रेट था 175 के करीब, तो 2.25 लाख रुपए बनते थे। सही। अब मुझे अल्लाह ताला ने ज़हन में ख्याल डाला कि मैं सारा दिन दूसरे के लिए पैकिंग करके बिल्कुल 2.25 लाख कमाता हूँ, तो अगर मैं अपने लिए शुरू कर दूँ। तो मैंने जब अपने लिए शुरू किया, अपना बिज़नेस शुरू किया, अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना शुरू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही महीने मैंने अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसे कमाए। फिर मैंने जॉब छोड़ी। सही। पहला महीने में साथ साथ करता रहा, तो मैंने देखा कि नहीं यार ठीक है काम, फिर मैंने जॉब छोड़ दी और फुल टाइम यहाँ पे लग गया। तो बस, लेकिन वो दौर आसान था। अच्छा, लोग यहाँ पे एक सवाल खुद से निकाल लेंगे, बिल्कुल, जी आप तो यूके चले गए थे इसलिए बन गया, अब हम क्या करें। मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, अब 2023 है। जी हाँ। उस वक्त फ्रीलांसिंग का ना कोई ट्रेंड था, ना इस तरह की वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा थी, ना इस तरह अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी। अब तो हर चीज़ यहाँ पे है। मैं अगर वहाँ बैठ के 1000 पाउंड कमाता था ना, तो मेरी सेविंग्स थी 250 या 300 पाउंड महीने की। बाकी मेरी कॉस्ट थी वहाँ पे रहना, मैंने कौंसल टैक्स भी देना, मैंने गाड़ी रखी, मैंने उसके रोड टैक्स भी देना, इंश्योरेंस लाजमी थी, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है आपके, सारे अपने रेंट देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप 1000 पाउंड पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, तो वो सारी आपकी सेविंग है। आपकी सेविंग है, बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बाहर जाने की बजाय यहाँ बैठ के काम करके जितने बाहर कमाने हैं, अगर उससे आधे भी आप पाकिस्तान बैठ के कमा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, कि वो आपके बच जाते हैं, वो सेविंग्स हो जाती है। एग्जैक्टली, और आप अपनी फैमिली के करीब रहते हैं, आपको दूर और फिर रेट आप देखें ना, 1000 पाउंड का हाँ। अब रेट है, मैं तब की बात करूँ, अब रेट है 350 हाँ, से ऊपर है। जी जी अब जी, 1000 पाउंड का मतलब है 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, बिल्कुल। जो कि एक एग्जेक्टिव सैलरी होती है पाकिस्तान हाँ, में। हाँ, हाँ, वो भी शायद किसी की जो सूरत हाल चल रही। तो जनाब अहमद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव उनसे बातें सुनने को मिल रही हैं, एडवाइजेस सुनने को मिल रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पैगाम रमज़ान में बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हाफिज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर अक्सर किसी न किसी पॉडकास्ट या किसी ब्लॉग वगैरह में देखते रहते हैं। उनसे हम बहुत सी बातें पूछ रहे थे, उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे, उनके एडवाइजेस ले रहे थे। और किचन में हमारे साथ मौजूद हैं महविश सितारा, जो कि कुकिंग में बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रही हैं। तो महविश, आपकी जो आज की रेसिपीज़ हैं, बल्कि मैं कहूँगी जो आपके आज के किचन टारगेट्स हैं, वो किस कदर आपके अचीव हो चुके हैं? ऑलमोस्ट डन। वाह, अभी तो सिर्फ 15-20 मिनट शायद महविश मैक्सिमम आपके बस मेरे गुजरे हैं मैंने ना? झटपट से मैंने जो स्टेक है उसको रेडी कर दिया है। अब मैं जो सबरोसो के नगेट्स हैं उसको भी तैयार कर रही हूँ, और हमारा जो फ्रूट केक है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, और स्मूदी को भी मैंने ब्लेंड कर लिया। भाई ज़बरदस्त। महविश तो इतनी स्पीडी वे में काम करती हैं कि मुझे समटाइम्स यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वाकई ये चीज़ें यहाँ पे महविश ने आनन फानन फटाफट 10, 15, 12 मिनट में बना लेती हैं। और वाकई महविश आप सबरोसो का सही हक भी अदा कर रही हैं। बिल्कुल, सबरोसो को भी बहुत आसान कर दी है। हाँ, कि जितनी रेसिपीज मैं बनाती हूँ उससे भी ज़्यादा जल्दी ये बन जाती हैं जनाब। तो सबरोसो से आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं सबरोसो से बना रही हूँ चिकन नगेट्स। ओके, तो हमारे पास सबरोसो की जानिब से होंगे आज नगेट्स, और वैसे हमारे पास स्टेक है, चिकन मशरूम स्टेक्स है, और फ्रूट केक है, साथ में हमारे पास कीवी स्मूदी है। कीवी स्मूदी भी अभी आज महविश ने एक नया वो मिल्क शेक जो है, बल्कि नहीं मिल्क शेक नहीं, स्मूदी, एक और विटामिन सी का जो उन्होंने ड्रिंक है वो हमारे इफ्तार के दस्तरखान में ऐड किया है। तो किचन की भी सैर आपको बहुत जल्दी कराएंगे। अभी वापस अहमद के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग की। तो आपने बताया कि फ्रीलांसिंग यकीनन अब फ्यूचर में आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा, और इसका पाकिस्तान में जो है वो दायरा कार वसी होगा। तो पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसर्स का फ्यूचर है, यू थिंक इट्स सेफ? पाकिस्तान में शायद उतना सेफ ना हो। अच्छा। हाँ, उसमें क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, मैं उस पर आपको बताता हूँ। तो होता यह है कि जब कोई फ्रीलांसर सही इस्टेब्लिश हो जाता है, सही, तो वो बाहर भाग जाता है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह है पेमेंट मेथड का। अच्छा, पेपाल एक पेमेंट मेथड है। आपका जो भी क्लाइंट है वो प्रेफर करता है कि आपको पेपाल में पेमेंट करे। पेपाल पाकिस्तान में है नहीं, उसकी वजह से भी उससे मसाइल होता है। अब उसकी वजह से मसाइल क्या होता है, 2 क्लाइंट मिले, 3 मिले,
उन्होंने कहा जी हमने आपसे काम करवाना है, बताएं ये सारी बात होगी। उन्होंने कहा जी पेपाल, वो कहता पेपाल नहीं है, वो कहता सॉरी हम आपसे काम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानियों का 90%, ये 10% बिजनेस है जिससे माशाल्लाह इतना ग्रो कर रहे हैं। अगर पेपाल आ गया तो मैं कहता हूँ आप क्या समझते हैं कि पेपाल क्यों नहीं आ सकता अभी तक पाकिस्तान में, क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि ये बेसिकली एक इस पे खाली बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, पेपाल है अमेरिकन गवर्नमेंट का टूल है, तो इसमें पॉलिसीज इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये मैटर है। कोई प्राइवेट बिजनेस हो ना, हर बंदे को होता है बिजनेस से गर्ज कि यार मुझे इतना बिजनेस मिलेगा मैं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस से आगे पॉलिसीज़ है, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ें हैं। अगर कोई बेहतर हो जाती हैं, हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है तो आ जाएंगी। फिर इंटरनेट के बड़े मसाइल होते हैं पाकिस्तान में। यही मैं आपसे बात करने जा रही थी कि कुछ वजूहात की बिना पे इंटरनेट कई दिन के लिए बंद हो जाता है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आज इंस्टा बंद है, टिकटॉक बंद है, यूट्यूब नहीं आ रहा, ट्विटर बंद है, तो इससे भी तो कितना लोगों का नुकसान होता होगा जिनका कारोबार इससे जुड़ा हुआ है। ये तो आप वो बता रही है ना कि जो चीजें बंद हो जाती हैं, जब कुछ भी बंद ना हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट इतना स्लो चलता है, स्पीड मैटर करती है। अब कई दफा ऐसा होता है हम क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट को हैरत होती है। अच्छा, और जब ये इश्यूज हुए तो हमने अपने क्लाइंट को बताया, मेरा क्लाइंट था यूएस का, मैंने उनको बताया जी हमारे यहाँ थोड़ा इंटरनेट के इशू, ये मसाइल हैं, तो इंटरनेट बंद है, ये चीज़ें बंद है, तो अब मीटिंग 2 दिन डिले होगी। तो उससे मुझे स्माइलीज वगैरह भेजी और जो हल्का फुल्का चल रहा था वाइफ उस पर, तो उसने कहा कि दुनिया में ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंटरनेट बंद होते हैं। मैंने कहा जी हम पाकिस्तान है जहाँ पे नेट बंद हो जाता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी रुकन ने कहा भी है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया बंद ही कर दें, मतलब कैसे? क्या वो बंदा अवेयर ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, हर चीज़ इससे जुड़ जाएगी? देखें ना, अगर वो ये कह रहे हैं बंद कर दें और फॉर एग्जांपल बंद कर दें जी, तो जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो यहाँ से उठेंगे दुबई जाके मूव हो जाएंगे मलेशिया, तो आपके मुल्क का नुकसान होगा। जो डॉलर्स फ्रीलांसर पाकिस्तान में लेके आ रहा है वो उधर ले जाएगा। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप किसी बच्चे का नुकसान करेंगे तो बच्चे का एक बाल भी बिका नहीं कर सकते। आप अपना और अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। तो माशाल्लाह जो कोई इतने जाहिल हों तो उनके लिए तो दुआ भी नहीं निकलती कि अल्लाह ने हिदायत दे। अच्छा अहमद, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का जो फ्यूचर है आपको इतना सेफ नहीं लगता, तो फ्रीलांसर्स जो हैं, भले वो लड़के हैं वो लड़कियाँ हैं, आप समझते हैं कि उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? चलो इंटरनेट की स्पीड तो एक चीज़ हो गई, इसके अलावा आप भी इस दौर से गुजरे हैं, पेमेंट मेथड और ये चीज़ें। फिर मैं बता रहा हूँ ना, जो भी फ्रीलांसर थोड़ा सेट हो जाता है ना, वो कहते हैं यार मैं इतने कमा रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के बजाय दुबई में, मलेशिया में, टर्की में रह के अपना लाइफ गुजार सकता, तो वो वहाँ पे मूव हो जाते हैं। सही। तो अब उससे नुकसान हमारे मुल्क का हो रहा है। अच्छा, बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनका दिल चाहता है कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ, घूमने फिरने जाएं, नारायण का गांव सवार जाएं, सैर करें, 10-15 दिन वहाँ पे घूमे फिरें, साथ काम, क्योंकि हमारा काम तो लैपटॉप पे है ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह इंटरनेट ही नहीं है नारायण का गांव के साइड पे। अब वही बच्चा टर्की चला जाता है सैर करने के लिए, मलेशिया। अब आप सोचें कि $2-3 हज़ार वो अपने ट्रिप पे खर्च कर रहा है, वही 2-3 हज़ार वो अपने मुल्क में खर्च कर सकता था, बट आपने उसे करने नहीं दिया, आपने उसे इंटरनेट ही नहीं दिया। तो हम तो अभी बुनियादी सहूलतों से महरूम है, उसके बावजूद फ्रीलांसर्स मज़े में है। जितना एक इंटरनेट मिल रहा है, जितनी स्पीड मिल रही है, जितनी ऐप्स मिल रही हैं, उसके साथ वो इतने कमा रहा है। बीइंग अ फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में फिर इंटरनेट की स्पीड अभी तक क्यों नहीं उस लेवल की हो सकी? इसकी क्या वजह हो सकती है? ये पता नहीं, समंदर में शायद से पूछना पड़ेगा। समंदर में कोई मसला हो जाता है, ये बाकी कंट्रीज को नहीं होता होगा? नहीं, ये मैं पिछले दिन एक प्रोग्राम में था, उन्होंने कहा जी ये मसला। मैंने कहा मसाइल का जो वर्ड है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कहीं कोई मसला नहीं होता। सारे मसाइल जो हैं वो इस मुल्क में होते हैं, क्योंकि ये खुद साख्ता मसाइल हैं। ये असल में मसाइल नहीं है। अच्छा, ये खुद साख्ता मसाइल है, या कि अपने पैदा करदा मसाइल, अपने पैदा करदा। बिल्कुल सही। अब जब आपको शौक हो कि सारे मसले हमारे साथ ही होने चाहिए, तो फिर ऑफ कोर्स आपके साथ ही होंगे ना। सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग लाइक्स के लिए, मैक्सिमम फॉलोअर्स गेन करने के लिए, आपको ये लगता है अहमद कि अभी तक हम या तो इस चीज़ का तयन नहीं कर पाए हैं, या फिर जानबूझकर इंटेंशनली सिर्फ एक ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हासिल करने के लिए, फॉलोअर्स के लिए, अभी तक पाकिस्तान में कंटेंट का कोई मायार या कोई स्टैंडर्ड, कोई चीज़ ऐसी आपके सामने मेंटेन हुई नज़र आई है आपको? अच्छा, इस पे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ नाम लिए बगैर। ठीक है। एक वीडियो वायरल हुई थी किसी गाने पे डांस की, आपको याद होगी? अच्छा, ठीक है, आज किधर है वो? ये मेरा क्वेश्चन। एग्जैक्टली, किधर है ना? अच्छा, उन्होंने उसके बाद भी और उससे ज्यादा शिद्दत की चीजें भी कितनी कर ली, तो 1 महीना 2 महीने खत्म, डेड, नाउ शी इज डेड। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पे है, क्या हो रहा है, उसका मतलब दुनिया उसे भूल चुकी है। तो अगर आप किसी भी ट्रेंडिंग वे में जाके अगर लाइक्स और शेयर्स लेंगे तो मिलेंगे 1-2 दिन के लिए,
सही। लॉन्ग टर्म आप ना पैसे बना सकते हैं ना आपको फेम मिलेगा। सही। तो इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म अपनी ऑडियंस बनानी है तो वो थोड़ी थोड़ी बनेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। आप लोगों को इस चीज़ की आदत डालने की मेरा कंटेंट अच्छा है, आप इसे देखें। सही। वायरल के चक्कर में नहीं, कंटेंट अच्छा बना के दें तो लोगों को आदत पड़ जाती है, फिर लोग देखते हैं और लोग बड़ी बड़ी व्यूअरशिप देते हैं, लाइक्स और शेयर्स आपको फिर भी मिलते हैं, अच्छे कंटेंट पे भी मिलते हैं, लेकिन टाइम लगता है। सही। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, टाइम तो लगता है, फिर वो ऑडियंस आपकी लाइफ टाइम होती है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल। जब भी कोई वो भी चीज़ slow and डाल रहे steady हैं वाला वो मामला हो आपको जाता ऑडियंस आती जा रही है, आपके पैसे भी बन रहे हैं और आप सही। मार्केट में भी इन हैं। अगर आप रातों रात में शुरू होना चाहेंगे तो ठीक है, एक रात में पैसे बन जाएंगे और एक रात में आप लाइक्स फिर आप पे आ गायब भी हो जाएंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे, आपका नाम निशान नहीं होगा। शॉर्ट कट्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये कंटेंट का जो मसला है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, ये बाकी कंट्रीज में भी ऐसा ही है कि बस इसका जो दिल के उसने कंटेंट डाल दिया, या कोई स्टैंडर्ड्स नहीं वैसे जो सिविलाइज्ड वैसे ये कंट्रीज हर उनमें जगह ही है, मेंटेन? अच्छा, हर इसमें हम जगह अपने ही है। मुल्क को बदनाम ना करें, लेकिन नहीं, ये बदनाम चीज़ की तो खैर वो नहीं बात है आप सही कह रही हैं, Identify लेकिन करने ये की बात पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि आपने ये कंटेंट बनाना है नहीं बनाना। पूरी दुनिया में अजीब अजीब तरह के कंटेंट बनते हैं, वायरल होते हैं, लोग देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलें, अगर आपने कोई कंटेंट ऐसा बनाना है कि जिसमें कोई किसी के लिए नॉलेज नहीं है, सही। जस्ट तफरी है, सही। इंटरटेनमेंट है, तो वो भी ठीक है। हमारे मुल्क में इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां, अगर लोग आपका कंटेंट देख के खुश हो जाते हैं, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन कंसिस्टेंट हो, कंटेंट ऐसा हो कि फिर जब भी वीडियो डालें तो लोग देखना चाहें। ऐसा होंगे लोग सिर्फ एक दफ़ा देख लें और उसके बाद लोग देखें नहीं उसको। यही देखिए ना, एक स्माइल की बात तो अलग है ना कि आप किसी के लिए खुशी का जरिया बने, खुशी का बायस बने, लेकिन जो फेक न्यूज़ या एक ऐसी बेसलेस खबर, वो सेंसेशन के लिए, वो सिर्फ रेटिंग के लिए उड़ा देना उसको, फिर ये भी तो फिर कंटेंट का ही हिस्सा बन जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें मैं कहता हूँ देखने वालों का कसूर है। ये भी है। बनाने वाला तो बना रहा है, देखने वाला बेवकूफ़ है ना, वो क्यों देख रहा है? जब उसे पता चल गया कि ये बंदा हमेशा झूठी खबर ही देता है, सही, तो हम लोग ही हैं ना जो उस बंदे को कह रहे हैं यार तुम झूठी खबर दो, हम तुम्हें देखेंगे, हम तुम्हें सुनेंगे। बिल्कुल। तो अगर लोग उसका बैकआउट करें तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। और वाकई मैं खुद रात एक में थंबनेल देख रहा था, इंतहाई अजीब कि ये हो गया, अभी आधे घंटे में ये होने वाला, वो होने वाला है, अजीब किस्म की, और फिर भी वर्शिप आ रही है। तो ये हमारे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आप ऐसी बेसलेस चीज़ें देखने के बजाय कोई ऐसी चीज़ देख लें जिससे एटलीस्ट आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप खुश हो जाएं। यानी बेसलेस न्यूज़ से ना तो आप खुश हो रहे हैं, ना आपके पैसे बन रहे हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा काम कर, हाँ वही एक और चीज़ है ना कि अब तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो खुद एक टीवी चैनल बन गया है, वो खुद ही अपना वो कंटेंट भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो खुद ही उसे अपलोड भी कर रहा है, वो खुद एक क्या कहना चाहिए, एक मीडियम बन गया है ना वो खुद। अब उसको कोई देखने पूछने वाला भी नहीं है, शायद उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह से ये चीज़ आगे आगे वक्त के साथ बढ़ती जा रही है और मज़ीद बढ़ेगी, ज़ाहिर है हर चीज़ सोशल मीडिया से जुड़ चुकी है, और आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है कि कोई ट्रेनिंग, कोई बच्चों की इस मामले में कोचिंग हो, जैसे हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। अब तो स्कूल, छोटे बच्चे भी इस चीज़ पे व्लॉगिंग वगैरह में आगे हुए हैं, बच्चों के पेजेस हैं अपने। लेकिन अगर शुरू से ही इस चीज़ की हसासियत और अहमियत को समझते हुए उनकी एजुकेशन में ये चीज़ शामिल कर दी जाए, एक बेहतर कंटेंट भी प्रोड्यूस होने लग जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और बच्चों को अपनी डायरेक्शन भी पता होगी। इसमें तो टाइम लगेगा ना। अच्छा, यानी 30-40 ईयर्स तो लगेंगे ना। बिल्कुल। यानी आप आज बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे, 15-20 साल के बाद वो बच्चे बड़े होकर 5-10 साल, तो 30-40 साल के तो ये है। लेकिन आज के दौर में मैं कहता हूँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोगों को ये समझाएं कि आप ऐसा कंटेंट देखें नहीं। बनाने वाले को आप बाउंड नहीं कर सकते, आप यूट्यूबर को बाउंड नहीं कर सकते, वो जो मर्जी उठा के बना देगा। आपने सही कहा, जिसके हाथ में माइक आ गया और मोबाइल का कैमरा आ गया, वो साफ़ी बन गया। उसका जो दिल करे जाके जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दे, जिसको मर्जी जो मर्जी कर दे। ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए कि आप कौन क्वेश्चन कर सकता है, आपकी अपनी एजुकेशन क्या है। यानी एक अनपढ़ बंदा एक मास्टर्स बंदे से क्वेश्चन कर रहे, फजूल बात है, उसका बनता ही नहीं है। भाई तुम उससे ज़्यादा पढ़े लिखो या एटलीस्ट उसके बराबर तो हो जिससे तुम सवाल पूछ रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अब ऐसी चीज़ें बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं, बच्चों की तरबियत जहाँ से शुरू होती है। मैं अभी पिछले दिनों जापान में था, तो मैं एक जिन दोस्त के पास बैठा था, उन्होंने अचानक खिड़की का पर्दा हटाया, उनके सामने देखे बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, बच्चे थे 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के ना। अच्छा, जापान में 6 साल से कम उम्र का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। अच्छा, वो बच्चों की तरबियत का टाइम, और तरबियत घर पे होनी है, प्री स्कूलिंग में जाते हैं। बट उनके लिए कोई सिलेबस नहीं हो सकता, कोई बुक नहीं, कोई कॉपी नहीं, कुछ नहीं। उनको बता रहे हैं कि ऐसे झुकना कैसे, जो उनके सलाम करने का तरीका है, थैंक यू कैसे बोलना है, किसी बड़े से बात कैसे करनी है, पानी का गिलास कैसे उठाना है, गिलास कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जा रही हैं।
अब आज हम कहते हैं कि वो नेशन सबसे ऊपर है, वो नेशन इसलिए ऊपर है कि उनके बच्चों को सिखाया वो बिल्कुल उनके बुनियाद से उन्हें पकड़ते हैं और बड़ों वहाँ से को उन्हें आप नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते। अगर हमने अपने आप को बेहतर करना है तो हम आज के बच्चों को बेहतर करना शुरू करें। उनकी बड़े तरबियत आदमी पे की जो आदत तवज्जो बन गई, वो कहते हैं पहाड़ अपनी जगह बदल सकते हैं लेकिन इंसान की आदत नहीं बदल सकती, खसलत नहीं बदल सकती। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त का, आपकी इन मुफीद एडवाइजेस का और बहुत से सवालों का जिनके जवाब की वाकई बहुत ज़रूरत थी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर किचन में जाएंगे। जनाब हमारे साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन का लास्ट सेगमेंट है वो किचन का होता है, तो बढ़ते हैं जनाब सैब रोसो और कश्मीर बनास्पति के किचन की जानिब, जहाँ पर मौजूद हैं महविश सितारा। और महविश से जब कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि वो अपने तमाम टारगेट्स यानी कि आज की सब डिशेस वो बना चुकी हैं। शी इज़ ऑल फ्री नाउ। अभी लास्ट में आप कुछ फ्राई करी थी महविश? जी बिल्कुल, ये मैं करी थी सबरोसो की कचौरी। अच्छा जी, कचौरियाँ भी आपने कर ली हैं, ये भी फ्राई हो गई है। और आज आप थोड़ा सा जरा मेन्यू रिपीट करें, मैं भूल जाती हूँ। एक तो स्टेक था, मशरूम चिकन मशरूम स्टेक है, एक है फ्रूट केक है, और जो थर्ड हमारी है वो है कीवी स्मूदी। अच्छा, तो आपने स्टेक भी बना लिया और मेरे ख्याल से सबसे पहले आपने स्टेक ही बनाया। हाँ जी बिल्कुल, तो ये आपने इतनी जल्दी कैसे बना लिया? रेस्टोरेंट्स में तो हम देखते हैं कि जब हम कोई स्टेक ऑर्डर करते हैं तो वो तो 35 to 40 मिनट्स का 45 मिनट्स तक का टाइम हमसे लेते हैं, तो आपने इतनी जल्दी? अच्छा, जो रेस्टोरेंट्स में है वो है बीफ स्टेक्स जो होती है ना, वो 40 मिनट और 30 मिनट लेती है। यहाँ पर हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो इसलिए मैंने बीफ को प्रेफर नहीं किया, मैंने चिकन स्टेक बनाई है। और जो चिकन है उसका मैक्सिमम जो टाइम है कुकिंग का वो 7 to 8 मिनट है। ठीक। अगर आप बोन के बगैर बनाते हैं तो 7 से 8 मिनट के अंदर हमारा जो चिकन है वो डन हो जाता है, और विद अगर बोन हो या कोई भी और रेसिपी हो तो तकरीबन 12 से 13 मिनट लगते हैं। रेसिपी आ गई जनाब स्क्रीन पे। और चिकन मशरूम स्टेक है, बिल्कुल। इसमें हम ले रहे हैं चिकन ब्रेस्ट पीस जो ले रहे हैं बोनलेस है वो 4 अदद है। नमक, काली मिर्च और पेपरिका पाउडर है 1-1 चम्मच। सही। लहसुन चॉप किया हुआ 2 चम्मच, मैदा है 1 चम्मच, ऑरिगेनो है 1 टीस्पून, मक्खन है 4 चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ 1 अदद, अंडा 1 से 2 अदद, दूध लेना है 2 कप, ब्रेड क्रम्स हैं कोटिंग के लिए, गाजर है, ब्रोकली है, टमाटर, शिमला मिर्च और आलू हैं। ये हस्बे ज़रूरत जितनी आपको वेजिटेबल्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर आप इन वेजिटेबल को चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कम भी कर सकते हैं, ग्रीन बीन्स भी ऐड कर सकते हैं और इसमें आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टेक को मैरिनेशन किए, सारे ये जो मसाले लगाकर आप मैरिनेशन करके इसको 1 डे की मतलब स्टे कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो आप इसको स्टे करें, स्टे करने के बाद आपने इसको कट्स लगाकर आपने इसको पैन पे इसको फ्राई करना है, बिल्कुल शैलो फ्राई करना है बटर के अंदर। जैसे ही हमारी जो स्टेक्स है वो फ्राई हो जाएगी तो हमने डिश आउट की है स्टेक को। उसके बाद हमने इसकी सॉस बनाई है। सबसे पहले मैंने मैदा उसको ब्राउन किया है, ब्राउन करने के बाद उसमें मिल्क को ऐड किया है, साथ में मैंने प्याज डाला है, उसको भी साथ साथ मैंने लाइट सा ब्राउन किया है, और नमक, काली मिर्च और उसमें पेपरिका जो डाल के मैंने इसको जो सॉस है उसकी डन कर लिया। मैंने चिकन स्टेक के ऊपर जो सॉस है उसको पोर कर दिया है, और उसी के साथ साथ सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप जिस मर्जी कटिंग में कट करके उसको लाइट सा बॉयल भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते तो उसको शैलो फ्राई करने के बाद आप स्टेक के साथ सर्व कर सकते हैं विद सॉस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सॉसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी रेसिपी का टेस्ट डेवलप करने में। बिल्कुल। तो क्या हम सॉसेस चेंज कर सकते हैं और बिल्कुल फिर टेस्ट पे कितना असर पड़ेगा उसका? नहीं, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने इसमें व्हाइट सॉस का इस्तेमाल किया है, आप इसमें ब्राउन सॉस की को भी ले सकते हैं, और उसके अलावा आप इसमें रेड सॉस का भी इस्तेमाल। ये सेम लाइक अ पास्ता, जैसे हम पास्ता में सॉसेस चेंज करते रहते हैं, हम स्टेक के साथ भी जो आपको पसंद हो उसकी जो सॉस है उसको चेंज कर सकते हैं। इवन कि हम स्पेनिश सॉस भी बनाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। जबरदस्त। और उसी के साथ साथ जो है फ्रूट केक, वेरी सिंपल और वेरी इजी। ये बड़ा खूबसूरत सा आपने फ्रूट केक बनाया, मुझे समझ नहीं आ रही है जेली केक कहेंगे या फ्रूट केक ये कहेंगे? फ्रूट जेली केक कह लें या फ्रूट केक कह लें। मैंने एक सिंपल बॉल ली है, उसके अंदर मैंने सारे फ्रूट्स कट किए हैं। कट करके करने के बाद मैंने 2 कलर्स में जेलीज लिए हैं, एक लिया है स्ट्रॉबेरी और एक लिया है बनाना। सबसे पहले मैंने जो है रेड वाली जेली है उसको बनाने के बाद मैंने फ्रूट्स के ऊपर पोर कर दिया। जी बिल्कुल। इसमें मैंने लिए हैं केले लिए हैं 6 अदद, सेब लिए हैं 4 अदद, कीवी 4 अदद, अंगूर लिए हैं 2 कप, और स्ट्रॉबेरीज ली हैं 3 कप, बनाना जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली है और फ्रेश क्रीम फॉर गार्निश। और सबसे पहले फ्रूट्स को कट करके एक बाउल में डाल दें। उसके बाद आपने जो स्ट्रॉबेरी जेली है सबसे पहले उसको कुक करने के बाद आपने उसके अंदर पोर करना है फ्रूट्स में। जैसे वो सेटल्ड हो जाए तो आपने फिर जो सेकंड जेली है उसको भी उसमें कुक करके पोर कर देना है, और इसको आपने फ्रीज़र में रख लें, तकरीबन 10 मिनट रखें। जैसे वो सेट हो जाएगा उसको आपने
डिश में डिश आउट करना है सही। और ऊपर से आपने फ्रेश क्रीम से इसको गार्निश करना है। गार्निश करने। और ये जो इसमें फ्रूट्स ने महविश स्टे किया है, ये तो बड़ा खूबसूरत है, ये और बहुत बड़े वो फ्रेश अपनी है और अच्छी बड़ा मजे form का में भी है। बिल्कुल, इसमें किसी स्वीट्स की आपको जरूरत नहीं है, कोई शुगर सही। की किसी चीज की जरूरत अच्छा, नहीं वाह, है, वाह। और ये फ्रूट्स का खुद का ये एक ही और taste महविश है। की स्पेशलिटी है जनाब, आज भी उन्होंने शुगर फ्री किस्म की बिल्कुल चीज बनाई शुगर है, फ्री है बट है फिर भी स्वीट। फिर भी स्वीट है। अच्छा जी, जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है कीवी स्मूदी। इसमें मैंने कीवीज लिए हैं तकरीबन 4 अदद, केले लिए हैं 4 अदद, दही लिया है 1 कप, सेब 3 अदद, खजूरें 6 से 7 अदद। आप इसको डीसीड करके इन सबको अपने ब्लेंडर में डालना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको इसमें भी किसी स्वीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खजूरें ऑलरेडी स्वीट हैं, बिल्कुल काफ़ी हैं। और ये जो स्मूदी है इसको आप सहर में, अफ्तार में दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं और ये फुल एक हेल्दी मील है। अच्छा, ये आपने इसमें बनानास यूज़ किए और खजूर यूज़ किया आपने, तो ये बनानास भी काफ़ी एक हैवी सी फील देते हैं और खजूर भी काफ़ी हेल्दी होती है, तो इससे पीने के बाद क्या फील करेगा? अच्छा नहीं, इससे पीने मैं ये कहती हूँ कि आप ना क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करें, मतलब अच्छा। आपने फुल बड़े बड़े ग्लासेस नहीं पीने, आप छोटे से ग्लास में इसको पोर करें। आप एक ग्लास लें तो ये बिल्कुल स्मूदी की टीवी पर आप एक छोटा ग्लास लें और आप वो भी बनाकर पी सकते हैं, तो आपको इफ्तार में हर तरह की वैरायटी मिलेगी। जैसे मैंने आज सबरोसो के नगेट्स बनाए हैं, चिकन नगेट्स हैं, उसी के साथ साथ मैंने बनाई है चिकन कचौरी। तो सबरोसो ने हमें ना बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे जो दस्तरखान को ना बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ दे दी है, बिल्कुल टेंशन फ्री कर दी है, और आप थोड़े से कम समय में, मतलब कम टाइम में आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को फ्राई करके सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट के आगे। अच्छा, मुझे मेरे आपसे एक चीज़ जो मुझे समझनी है, जो आपने ये जेली केक या फ्रूट केक बनाया, इसमें फ्रूट्स मैं आपसे जो पूछना चाह रही थी ना, इनकी शक्ल बिल्कुल वो अपनी शक्ल में है, वो ऐसा नहीं है कि वो बेचारे मुरझा गए हों या डीफॉर्म से हो गए हों, तो ये आपने कैसे मेंटेन रखी है इनकी फ्रेशनेस और इनकी फॉर्म? अच्छा, ये है कि आपने ना जब जेली बनानी है ना, यानी कि आपने 2 कप पानी लिया और 1 पैकेट अपने जेली का मतलब ऐड किया, तो आपने इसको थोड़ा सा चम्मच से ठंडा करना है और आपने डाल देना है। बिल्कुल उसकी जो फ्रूट्स की जो शक्ल है वो ख़राब नहीं होगी और वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आप इसको बिल्कुल केक की तरह कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक और आपको हर बाइट में एक फ्रेश जो है ना फ्रूट्स। मैं इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज भी हो रही थी कि गरम जेली में अगर डाल देंगे तो वो मेरा ख्याल है फ्रूट्स अपनी हाँ, बिल्कुल, मगर आपने ना जेली को मिक्स करते रहना है ना। अच्छा। मतलब अलग से पैन में मिक्स करते रहना है ताकि वो जमे भी ना, और आपने इसको मिक्स करते करते तो फौरन जमना शुरू हुई थी, आपने फौरन मिक्स करके हिला के आपने पोर कर देना, तो आपके जो फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल सॉगी नहीं होंगे। हाँ, वही मैं यही आपसे पूछ। और दूसरा ये कि फ्रूट्स की कटिंग जेली से कितनी देर पहले कर ले? अच्छा, फ्रूट्स की जो कटिंग है वो आप फौरन जैसे इफ्तार मतलब स्टार्ट है ना, तो आप थोड़ी देर पहले करें। ये नहीं कि आपने सुबह में कटिंग की, जो उसकी वो काले पड़ना शुरू हो जाते हैं जो फ्रूट्स है ना। हाँ, अब वही ना, वो बिल्कुल एप्पल में भी अगर आप उसको कट करेंगे, अगर तो आपने इसको लेमन वाले पानी में डिप कर दिया तो शायद वो अपनी शक्ल वैसे ही रखे, लेकिन अदरवाइज एप्पल भी काले होना शुरू हो जाते हैं, बनाना भी। तो कोशिश करें कि जब भी आप रेसिपी बनाने लगे तो फौरन आप फ्रेश फ्रूट को उसी वक्त कटिंग करें, उन्हें कंज्यूम कर लें। तो जनाब महविश सितारा हमारे साथ किचन में मौजूद हैं, हम अपने किचन के काम मुकम्मल कर चुके हैं। आपके किचन का काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि इफ्तार का महविश टाइम अब बहुत कम रह गया है, तो हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेते हैं ताकि वो भी अपने किचन में जाके अपनी चीज़ों को फाइनलाइज कर सकें। थैंक यू।